देखो हम आओगे ना। हेलो फ्रेंड्स, इसके पहले वाले वीडियो में हमने चर्चाएं की त्रिविम समावयवता के विषय में, और मैंने बताया कि त्रिविम समावयवता क्या होता है। तो दिखाया गया इसमें कि त्रिविम समावयवता में, या ऐसा कहें कि जो यौगिक त्रिविम समावयवता को प्रदर्शित करते हैं उनके IUPAC नाम कह सकते हैं ना, उनकी उनके अणुसूत्र, उनके IUPAC नाम, ये सब समान होते हैं, लेकिन उनकी आकाशीय व्यवस्था, उसमें जो है परमाणु या परमाणु समूहों की आकाशीय व्यवस्था क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, इसमें जो है सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा जो त्रिविम समावयवता है, उसमें पढ़ाऊंगा मैं संरूपण समावयवता के बारे में। संरूपण समावयवता, अभी आप इसको ध्यान से समझें कि संरूपण समावयवता क्या है। संरूपण के थोड़ा चिल्ला नहीं है, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म क्या है? संरूपण समावयवता। समावयवता, ठीक है। तो इसको मैं पहले समझा दूं, फिर आपको लिखाता हूं। ठीक है, सबसे पहले जान लें कि इसमें क्या होता है। कार्बन कार्बन, कम से कम ध्यान दें आप, कम से कम 2 कार्बन की जरूरत होती है। यहाँ पे कम से कम 2 कार्बन की जरूरत होती है, और ऐसे कार्बन जिनमें परमाणु या परमाणु समूह स्वतंत्रता पूर्वक घूम सके। जिनमें परमाणु या परमाणु समूह क्या है, वो स्वतंत्रता पूर्वक घूम सके, ऐसा पूरी तरीके से आप घुमा सके उनको। जब वो घूमेंगे, परमाणु या परमाणु समूह जब घूमते हैं ना, तो उनकी आकाशीय व्यवस्था बदल जाएगी। कोई परमाणु समूह कभी, मतलब कह सकते हैं ना, कोई परमाणु समूह कहीं भी हो, अगर आप उसको घुमाएंगे तो उसकी जो है आकाशीय व्यवस्था, उसका अरेंजमेंट थोड़ा बदलेगा कि नहीं। जब घूमेगा भाई, तो कोई परमाणु समूह किधर चला जाएगा, कोई परमाणु समूह किधर चला जाएगा, तो आकाशीय व्यवस्था क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। तो ये समझें आप लोग कि जब कभी कार्बन कार्बन के बीच में स्वतंत्र घूर्णन होता है, कार्बन कार्बन जो है के पास उपस्थित परमाणु या परमाणु समूहों में जो है स्वतंत्र घूर्णन होता है, तो उससे क्या होता है, परमाणु या परमाणु समूहों की आकाशीय व्यवस्था बदल जाती है। इस प्रकार के समावयवता को क्या बोलते हैं आप, संरूपण समावयवता। चलिए लिख लो, फिर समझा रहा हूं यार, तो लिख लें आप लोग, क्योंकि आप ऐसे समझ ही नहीं पाएंगे जब तक लिखेंगे नहीं। लिखो, और इसको मैं बता रहा हूं, इसको मैं और भी एडवांस तरीके से समझाऊंगा। इसके लिए मैंने कुछ मॉलिक्यूल्स मंगाए हैं, एक्सपेरिमेंटली दिखाऊंगा कि देखो एथेन का घूम रहा है कैसे, एथीन कैसे घूम रहा है। तो उसके लिए थोड़ा सा मंगाया हूं मैं, कभी आएगा तो फिर दिखाएंगे आपको। फिलहाल आप इसको थोड़ा सा समझेंगे, हल्का सा रटने का प्रयास करेंगे, आप समझेंगे यहीं पे ऐसे डायग्रामेटिकली मैं आपको ऐसे समझाऊंगा, समझ लेंगे आप। फिर जो मंगाया है उसको एक्सपेरिमेंटली आपको दिखाऊंगा कि कैसे क्या होता है, क्या घटनाएं होती हैं, वहां से आप बहुत बेहतर तरीके से समझेंगे। पहले आप इसको लिखें, जब कार्बन कार्बन के बीच, जब कार्बन कार्बन के बीच बंध के, जब कार्बन कार्बन के बीच बंध के, ये फटाफट लिखा है, स्वतंत्र घूर्णन के कारण, स्वतंत्र घूर्णन के कारण परमाणु या परमाणु समूहों कहो चाहे समूहों कहो, परमाणु या समूहों की आकाशीय व्यवस्था, आकाशीय
व्यवस्था बदल जाती है, बदल जाती है तो उन्हें बातें ना हो यार, तो उन्हें परस्पर परस्पर संरूपण समावयवी कहा जाता है। अरे यार ये मैंने लिखा नहीं यार, ये लिखेंगे आप संरूपण समावयवता। तो उन्हें परस्पर संरूपण समावयवी, आप लोग लगता है ध्यान नहीं दे रहे हैं। संरूपण समावयवी कहा जाता है और इस घटना को संरूपण समावयवता कहा जाता है। आप पहले ये रट लो। जब कभी भी स्वतंत्र घूर्णन या मुक्त घूर्णन की बात आए, स्वतंत्र घूर्णन या मुक्त घूर्णन की बात आए तो ये समझ ले कि वहां सिंगल बॉन्ड है। स्वतंत्र घूर्णन या मुक्त घूर्णन की बात आए तो क्या समझेंगे आप कि वहां कार्बन कार्बन के बीच क्या है, सिंगल बॉन्ड। कार्बन कार्बन फ्री स्वतंत्रता पूर्वक तभी घूम सकता है जब उसके बीच में क्या हो, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, सिंगल बॉन्ड हो। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आने पर घूर्णन स्वतंत्रता पूर्वक नहीं होता, परमाणु या परमाणु समूह घूमते ही नहीं। मतलब ये समझे आप लोग कि उसमें मूवमेंट नहीं होता है, घूम ही नहीं करता है। उसी को बोलते हैं क्या, ये उसको बोलते हैं ना रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। अब अंग्रेजी हिंदी क्या है उसका, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, ऐसे समझे आप लोग। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है वहां पर, स्वतंत्रता पूर्ण घूर्णन नहीं होता है। स्वतंत्रता पूर्वक घूर्णन तभी होगा जब वहां सिंगल बॉन्ड होगा। क्या होगा, सिंगल बॉन्ड। डबल बॉन्ड वगैरह आ जाए तो वहां पे, या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो वहां घूर्णन स्वतंत्रता पूर्वक नहीं होगा और बॉन्ड घूमेगा ही नहीं। अगर आप उसको घुमाएंगे, मान लीजिए आप जबरी घुमा रहे हो बॉन्ड को, 3 बॉन्ड लगा हुआ है, आप उसको घुमा रहे हैं तो बॉन्ड घूमेगा, बॉन्ड भी टूट जाएगा, फिर से वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल में। सिंगल में तो अगर आप घुमाएंगे तो घूम ही नहीं पाएगा भाई, बॉन्ड टूट गया तो वो डबल बॉन्ड कहाँ रह गया, वो तो सिंगल कन्वर्ट हो गया ना। अगर डबल बॉन्ड रहे भी फिर घूमे तो बोलेंगे कि घूम रहा है, डबल बॉन्ड है। नहीं समझ पा रहे मेरी बातों को आप, कि अगर डबल बॉन्ड बना हुआ है फिर घूम रहा है तो बोलेंगे घूम रहा है। लेकिन आप घुमा रहे हैं तो डबल बॉन्ड टूट जा रहा है, सिंगल कन्वर्ट हो जा रहा है, तो बोलेंगे नहीं घुमाना है, क्योंकि घुमाएंगे तो एल्केन बन जाएगा। हमको एल्कीन ही बनाना है, घुमाना भी एल्कीन बनाएंगे। एल्कीन बना रहना चाहिए, डबल बॉन्ड बना रहना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड बना रहना चाहिए। लेकिन ऐसा संभव नहीं है कि बॉन्ड घूमे कार्बन कार्बन के बीच का, या परमाणुओं के, ऐसा कहें आप, परमाणुओं के बीच का डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में जो पाई बॉन्ड है, ऐसा बोले पाई बॉन्ड है, वो घूमे और बॉन्ड मेंटेन रहे, ऐसा संभव नहीं है। बॉन्ड घूमेगा तो बॉन्ड टूट जाएगा। बॉन्ड तभी घूम सकता है जब वो कौन सा बॉन्ड रहे, सिंगल बॉन्ड, वो आराम से घूमेगा। तो ये रख लें कि यहाँ जो है ये लिखा है कि जब कार्बन कार्बन के बीच, ऐसा लिखे कि जब परमाणुओं के बीच में स्वतंत्र घूर्णन होता है, स्वतंत्र घूर्णन के कारण, ऐसा लिख लो आप लोग। या आप कार्बन कार्बन के बीच ना लिखे, आप क्या लिख सकते हैं, परमाणुओं के बीच। जब कार्बन कार्बन ना लिखो, परमाणु से लिखो, परमाणुओं के बीच बंध के स्वतंत्र घूर्णन या मुक्त घूर्णन के कारण परमाणु या परमाणु समूहों की आकाशीय व्यवस्था बदल जाती है, तो उन्हें क्या कहा जाता है, आपस में कहा जाता है संरूपण समावयवी। और इस घटना को क्या कहा जाता है, संरूपण समावयव।
आप यहाँ नीचे लिखें, पहले सुन लो पे आप लोग तब लिखना है। इस प्रकार का समावयवता, इस प्रकार का समावयवता ये ध्यान दो, इस प्रकार का समावयवता एल्केनों द्वारा, एल्केनों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किसके द्वारा भाई? हाँ, जो एल्केन है प्रदर्शित किया जा, ए यार काहे बतिया रहे हो तुम लोग, किया जाता है। अच्छा, आपने वर्ड क्या लिखा है कि कार्बन कार्बन के बीच में स्वतंत्र घूर्णन होगा, कार्बन कार्बन के बीच। अच्छा, एल्केन में मेथेन भी आता है ना, लेकिन मेथेन में एक ही कार्बन है, वहां बोला गया कि कार्बन कार्बन के बीच कम से कम 2 कार्बन होने चाहिए। समझ पा रहे कि नहीं? कम से कम कितना कार्बन होना चाहिए? 2 कार्बन। तो आप लिख सकते हैं कि एल्केन दिखाते हैं समावयवता को, जिसमें मेथेन इस प्रकार के समावयवता को दिखा नहीं पाएगा, क्योंकि वहां 2 कार्बन होना चाहिए। लिखा है आपने कार्बन कार्बन के बीच में होना चाहिए स्वतंत्र घूर्णन। सिंगल बॉन्ड है, मेथेन में सिंगल बॉन्ड है, मैं मानता हूं सिंगल बॉन्ड है, लेकिन कार्बन की संख्या तो एक ही है ना, तो कम से कम 2 कार्बन होने चाहिए। आप यहां लिखेंगे एल्केनों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ब्रैकेट में लिख दो मेथेन को छोड़कर। किसको छोड़कर भाई? मेथेन CH4 लिख रहा हूं, को छोड़कर। क्लियर है? ये समझो ध्यान से यार, समझ में आता नहीं थोड़ा बहुत यार, तो ध्यान से देखा बतिया जी, मन में रखना भी है इसको। तो मैं चर्चा करता हूं एथेन से। कहां से भाई? एथेन। तो मैं बना रहा हूं एथेन में, ध्यान देना आप लोग, छोटी छोटी बातों को ध्यान देंगे आप। संरूपण, एथेन में संरूपण समावयवता, एथेन में संरूपण समा दिखाना है। तो ध्यान दें आप, जो एथेन है आपको पता है इसका अणुसूत्र क्या होता है? C2H6 होता है, लेकिन आपको अणुसूत्र के हिसाब से नहीं बनाना है, स्ट्रक्चर बनाना है पहले। और इसका ध्यान दें आप, इसका जो संरचना होता है, संरचना सूत्र आप कह सकते हैं, संरचना बोलो, ये ऐसा बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड क्या बनेगा? ऐसा बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अब देखो ना, इसी में ध्यान दें आप, इसी में अगर आपको संरूपण समावयवता दिखाना हो ना, कैसे दिखाते हैं? संरूपण समावयवता को दिखाने के लिए इसमें जो है एल्केनों में 2 प्रकार के प्रोजेक्शन बोले या 2 प्रकार की संरचनाओं का यूज करते हैं। एक होता है न्यूमैन प्रोजेक्शन, आप बोलेंगे क्या है, ध्यान दीजिए आप। एक होता है न्यूमैन प्रोजेक्शन, एक होता है सौहार्द प्रोजेक्शन। आप कहेंगे ये क्या है, तो आप पहले ध्यान से समझिएगा, क्योंकि भाई एक मेरे पास, मैं यहाँ पे मेरे पास ऐसे डिवाइसेस नहीं जिससे मैं आपको दिखा के समझा सकूं कि ऐसा ऐसा हो रहा है। वही डिवाइसेस मैं मंगाया हूँ जो आपको मैं दिखा के समझाऊं कि देखो ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही। तो फिलहाल के लिए यहाँ आप केवल सुनेंगे मेरी बातों को, और जितना मुझसे हो सकेगा मैं उतने आसान से आसान तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। यहाँ पे मुझसे जितना हो सकेगा मैं उतना आसान से आसान तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। तो ये एथेन बना, मान लीजिए, इसके मैं 2 प्रकार की स्ट्रक्चर बनाता हूँ, एक क्या न्यूमैन, एक सौहार्द। पहले आप न्यूमैन को बनाएं, फिर किसको बनाएंगे? सौहार्द। अब न्यूमैन होता क्या है, जैसे ना मैं बता रहा हूँ, जैसे आप इसका बॉन्ड और थोड़ा एक्सपेंड ऐसे बना लो, C कर लो, 3H कर लें आप, ऐसा कर लेना। समझ पा रहे कि नहीं आप लोग? ऐसे कर लो। अब इसी कार्बन का नंबरिंग कर लें, ये फर्स्ट नंबर कार्बन, ये क्या नाम दे दें? किसी का भी नहीं, इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, या उसको फर्स्ट इसको सेकंड मान लिया, ऐसा नाम कर लो। मैं अब इसका बना रहा हूं न्यूमैन प्रोजेक्शन। क्या बना रहा हूं? हाँ, न्यूमैन स्ट्रक्चर। जानते हैं क्या है? जैसे मान लो मैं ऐसा समझा रहा हूं, जैसे 2 कार्बन है, ये 1 कार्बन, ये पीछे वाला कार्बन, इसके पास 3H लगे हुए, इसके पास भी, ये ध्यान से देखो इधर, जैसे ये न्यूमैन प्रोजेक्शन कैसे बनेगा, न्यूमैन प्रोजेक्शन कैसे बनेगा, जैसे मान लीजिए जैसे 2 कार्बन है, 3H यहाँ लगे हैं और 3H यहाँ लगे, ऐसा लगा हुआ है, ठीक है।
अगर मैं इसको, जब आप न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाएंगे तो वहां पे क्या होता है, एक छोटे बिंदु का यूज होता है और एक बड़े गोले का यूज होता है। एक बिंदु का, पॉइंट का, और एक गोले का यूज होता है। और दोनों जो पॉइंट नहीं है, एक छोटा बिंदु कह सको और एक गोला कह दो, दोनों कार्बन को दिखाते हैं। किसको दिखाते हैं? हाँ, एक बिंदु का यूज करेंगे और एक गोले का यूज करेंगे, और दोनों किसको दिखाते हैं? कार्बन को दिखाएंगे। और जैसे हर कार्बन के पास एच है, उन कार्बन के पास एच को दिखाया जाता है, उन कार्बन के पास एच को दिखाया जाता है। ठीक है, तो बता रहा हूं, देखो मैं हेडिंग कर रहा हूं क्या? न्यूमैन प्रोजेक्शन। क्या कर रहा हूं? न्यूमैन, हिंदी नाम संक्षेप है क्या, जो भी नाम होगा, मैं अंग्रेजी लिख रहा हूं, न्यूमैन प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन, जो भी, ध्यान दें, न्यूमैन प्रोजेक्शन। हाँ, प्रक्षेपण, चलिए जो भी नाम होगा, न्यूमैन प्रक्षेपण। अच्छा देखिए ध्यान से, जैसे मैं मान लो बना, देखो क्या तरीके में बना रहा हूं। जैसे ये कार्बन है ना, मैंने एक को छोटा पॉइंट मान लिया। इसके पास कितने एच लगे हुए हैं? 3 एच। इसको मैं थोड़ा सा यार और इधर बना दूं ताकि मुझे वो स्ट्रक्चर बनाने में जगह मिल जाए। मैं इसको और इधर बना दे रहा हूँ, इधर इसी 3 एच। ये जितना हो सके ध्यान से देखो यार आप लोग, क्योंकि ये तो ना तो बहुत हार्ड टॉपिक है और ना तो बहुत आसान है। ऐसा भी नहीं क्योंकि बहुत आसान टॉपिक, अगर आप हाँ एक्सपेरिमेंटली देख लो तो बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन भाई मैंने बताया मेरी मजबूरियां हैं। अच्छा देखिए आप, हालांकि मैं वो अवेलेबल करा रहा हूँ आपके लिए, प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पे आप क्या करें, जैसे इसके पास ये पहला कार्बन, पहले कार्बन को पॉइंट से दिखाएंगे। क्या करेंगे? हाँ यही बता रहा हूँ कि 2 कार्बन है, एक को बिंदु से दिखाना है और एक को थोड़ा गोले से, उसके ऊपर एक बड़ा सा गोला बना देंगे। और किस कार्बन को पॉइंट मानना है? पहले वाले कार्बन को पॉइंट मानना है। ठीक है, तो मैंने पहले कार्बन को पॉइंट मान लिया, और पहले कार्बन के पास कितने एच लगे हुए? 3 एच मैंने से दिखा दिए। एक एच यहाँ है, एक एच यहाँ है, एक एच यहाँ है। ठीक है, इतना क्लियर है ना? जैसे मान लो मैं बता रहा हूँ, जैसे ये दोनों कार्बन लगे हैं, थोड़ा समझे आप लोग। आप ऐसा मान लें कि यहाँ एक कार्बन लगा हुआ है, यहाँ एक कार्बन एथेन है, इसके पास 3 एच लगे हुए हैं, इसके पास भी क्या है? 3। जैसे इसका एच जहाँ है उसका एक एच यहाँ भी हो, मतलब जैसे पहले कार्बन का एच है, तीनों एच हो, उन्हीं के ठीक पीछे तीनों एच इसके भी हो। ध्यान से देखिए आप, जैसे पहले कार्बन के पास 3 एच लगे हुए हैं, ठीक उसके पीछे इसका भी 3 एच लगा हुआ, तो इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं इक्लिप्स्ड। क्या बोलते हैं? अब इसका हिंदी क्या नाम? संतारित। देखो इस हिंदी क्या नाम है? संतारित है क्या? संतारित, इक्लिप्स्ड, ECLIPSED। पहले आप अंग्रेजी समझो, हिंदी तो लिख, हिंदी बढ़िया नहीं है इसका, अंग्रेजी समझो। ध्यान दो, 3 एच लगे हुए हैं, इसके ठीक पीछे इसका भी 3 एच लगा हो। ठीक जैसे जहां एच है इसका है, वहीं पीछे इसका एच हो, जहां इसका एच लगा है वहीं इसका एच हो। समझ पा रहे मैं क्या बोल रहा हूं? तो इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? इक्लिप्स्ड। और बोलते हैं उस केस में जो, ध्यान दो, जो इसका एच नहीं है और जो इसका एच लगा हुआ है, इसके बीच का जो कोण होगा, ध्यान दिया, उसके बीच का जो कोण होगा उसको बोलते हैं डाइहेड्रल कोण। डाइहेड्रल कोण, एंगल कह दो, डाइहेड्रल एंगल। और जब ये देखो ध्यान से, मेरी बातों को सुने आप लोग, इसलिए बता रहा हूं। 3 एच लगा हुआ है, उसके ठीक पीछे इसका 3 एच लगा हुआ, तो यहाँ जो इनके बीच के कोण को आप क्या बोलते हो? डाइहेड्रल एंगल, डाइहेड्रल कोण कह दो। वो होता है 0 डिग्री। क्या होता है? 0 डिग्री। और बोल सकते हैं जैसे ठीक पीछे इसका है ना, इसके ठीक पीछे इसका एच हो, इसके ठीक पीछे इसका एच, इसके ठीक पीछे इसका एच हो, ठीक है, नहीं इसके ठीक पीछे इसका एच हो ना, तो उस केस में जानते क्या होता है? उनके बीच में होता है प्रतिकर्षण। क्या होता है? जब समूह पास पास होते हैं, जब ठीक पीछे हो ना, तो बोलो कि समूह बहुत पास पास है, परमाणु क्या है? पास पास है, उनके बीच में क्या होगा? प्रतिकर्षण। उस फॉर्म को बोलते हैं इक्लिप्स्ड, और वो कम स्थायी होता है। क्या होता है? हाँ। लेकिन जब परमाणु, जैसे मान लो इसका एक परमाणु यहां लगा है,
और इसका दूसरा परमाणु इसके ठीक पीछे न लगकर बीच में अरेंज्ड हो और ऐसा व्यवस्थित हो कि वो किसी परमाणु के ठीक पीछे ना आए, एकदम मध्य में हो, ना तो उनके पास रहे ना तो उनके पास, ऐसे तीनों अपने आप को अरेंज करें। नहीं समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसे पहला कार्बन है, इसके पास 3 एच लगे हुए, इसके पास के कार्बन अगर ठीक पीछे उसके एच के ठीक पीछे इसका एच हो, इसके एच के ठीक पीछे इसका एच लगाओ और उसके एच के ठीक पीछे पीछे लगाओ इसका एच, उस अवस्था को बोलते हैं इक्लिप्स्ड। अब वो बोलते हैं कि वो अवस्था कम स्थायी होती है। क्या होती है? हाँ, वो अवस्था सबसे कम स्थायी होती है। और सबसे अधिक स्थायी क्या होती है? जैसे मान लो इसका एच उसका ठीक अरेंजमेंट है, उसी के हिसाब से ये अपने आप को देखो, हम क्या करेंगे ना, फर्स्ट वाले कार्बन को फिक्स रख दो और सेकेंड वाले कार्बन को घुमाना है। क्या करना है? हाँ, बॉन्ड तो घूम सकता है, मैंने बताया भाई, बॉन्ड क्या हो सकता है? घूम सकता है। किससे? मान लो अगर ठीक पीछे इसके रहा तो मानते हैं कि वो अवस्था कम स्थायी है, और मान लो घुमाकर ध्यान दिया, मान लीजिए घुमाकर आपने समूहों को या एच को, मान लो एच को ऐसे स्थान पे रख दिया जहां पे उसका एच इन दोनों के एच के ठीक बीच में है, ना तो उसके पास है ना तो, ऐसे तीनों का वही हाल है, ना तो उसके पास है ना तो उसके पास है। इस अवस्था को बोलते हैं स्टेगर्ड। क्या बोलते हैं? हाँ, थोड़ा अंग्रेजी समझे आप लोग। इसको बोलते हैं इक्लिप्स्ड, लिख रहा हूँ, थोड़ा आप पढ़ भी लेंगे। इसको बोलते हैं इक्लिप्स्ड। कब बोलते हैं? जब ठीक पीछे हो, और जब मध्य में होते हैं ठीक, ना तो उसके पास ना तो उसके पास, ऐसे उसका ना तो उसके पास ना तो उसके पास, तो इस अवस्था को क्या बोलते हैं? स्टेगर्ड। और ये अवस्था सबसे स्थायी होती है। एल्केनों में सबसे स्थायी अवस्था क्या होती है? स्टेगर्ड। और कैसे बनता है? मैंने बताया जब ठीक पीछे है तो उस केस में उस मतलब उसके जो बीच का कोण होता है उसको बोलते हैं 0 डिग्री। किस डिग्री कोण होता है? 0 अंश का कोण होता है। और वो बीच वाला जानते कब आता है? घुमाने पर ही आता है। मैंने बताया भाई, घुमाने पर ही वो बीच में आएगा। तो कितना डिग्री घुमाते हैं? 60 डिग्री घुमाएंगे। अगर जो इक्लिप्स है उसको 60 अंश घुमा दिया जाए तो घुमा देने पर परमाणु समूहों की व्यवस्था में थोड़ा परिवर्तन होगा। तो क्या परिवर्तन होगा? आप जान चुके हैं कि वो ठीक बीच में हो जाएंगे, ना तो उस पीएच के पास ना तो उस सीएच के पास, यही हाल होगा, ठीक बीच में रहेंगे। इससे प्रतिकर्षण नहीं होगा। प्रतिकर्षण जब पास पास रहेंगे थोड़ा प्रतिकर्षण हो जाएगा, एकदम ठीक एग्जैक्ट पोजीशन पे, तो क्या हो जाएगा? प्रतिकर्षण। बीच में होंगे तो प्रतिकर्षण नहीं होगा। वो अवस्था क्या होती है? बड़ी स्थायी होती है। अब आप ऐसा पूछें कि आपसे कोई कह दे कि 60 अंश ना घुमा के मैं 50 अंश घुमाऊं, तो समझ पा रहे हैं? कोई बोले मैं 30 अंश घुमाऊं, कोई बोले मैं 35 अंश घुमाऊं, कोई बोले मैं 32 अंश घुमाऊं। तो जितने प्रकार से घुमाएंगे उतनी प्रकार की संरचनाएं प्राप्त होंगी। आप समझ पा रहे हो कि नहीं? जितने प्रकार से आप घुमाएंगे उतनी प्रकार की क्या मिलेंगी? संरचनाएं प्राप्त होंगी। और उन्हें आपस में क्या कहा जाएगा? संरूपण समावयवी। कि वो बोलेंगे क्या? संरूपण समावयवी। अंग्रेजी में बोलते हैं कन्फर्मेशन आइसोमर्स। कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। संरूपण समावयवी मिलेंगे, जितनी बार घुमाएंगे उतने प्रकार से मिलेंगे। तो बोलते क्या है जानते हैं? कि जो समावयवी होते हैं, संरूपण समावयवी होते हैं, असंख्य मिलेंगे, पर जितनी बार घुमाओ उतने मिलेंगे। आपसे रट लो कि जो संरूपण समावयवी होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? असंख्य। कितनी बार? हाँ, कोई संख्या फिक्स नहीं, जितना घुमाओ उतना मिलेंगे। हाँ, लेकिन उसमें 2 फॉर्म को, जैसे एक इक्लिप्स फॉर्म है उसको ज्यादा महत्व दिया गया है, उसी का वर्णन किया गया है कि भाई 0 डिग्री पर रहेंगे तो इक्लिप्स मिलेगा, और 60 डिग्री पर रहेंगे तो क्या मिलेगा? स्टेगर्ड मिलेगा। अब इसके बीच में अगर आप घुमा रहे 45 50 जो भी घुमा रहे 32 30, उस अवस्था को बोलते हैं स्क्यू। क्या बोलते हैं? हाँ, स्क्यू बोलते हैं। उसमें क्या होता है ना, देखो ध्यान दें आप, ये रख लें, स्टेगर्ड सबसे स्थायी होता है, उसके बीच में स्क्यू होता है, और सबसे कम स्थायी कौन होता है? इक्लिप्स्ड। इक्लिप्स्ड। अब देखो मैं बना रहा हूं, अभी आप समझ गए। अभी मैं थोड़ा बना रहा हूं, बनाने के बाद दिक्कत होगा तो फिर से मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा भाई पहली बार आप देख रहे हैं, एक्चुअली बात है ये सब टॉपिक्स एक्सपेरिमेंटली दिखाए जाते हैं, बच्चों को बहुत बढ़िया समझ आता है जब एक्सपेरिमेंटली दिखाया जाए। तो मेरे पास अभी जो है, मैंने बताया ना अपनी लिमिटेशन की, मेरे पास क्या लिमिट है अभी। अच्छा देखो, अगर इसके पास दूसरा कार्बन दिखाना है, दूसरे कार्बन को ऐसे गोला बना देंगे। क्या बना देंगे आप? गोला बना देंगे इसे, ये दूसरा कार्बन।
इसके पास भी एच, उसको भी दिखाना पड़ेगा। इसके ठीक पीछे इसका एच लगा हुआ है। मान लीजिए मैं इसको बनाऊं इक्लिप्स, क्या बना रहा हूं, बना रहे हैं इक्लिप्स, क्या होगा, इक्लिप्स होगा जैसे इसके एच के ठीक पीछे इसका एच लगा हो, तो आप उसको डॉट से दिखा दो। क्या दिखा दो, ऐसे बना देंगे आप लोग कि डॉट से दिखाना है, ऐसे इसके पीछे डॉट से दिखा देना, इसके पीछे भी क्या दिखा देंगे। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा हूं? हाँ हाँ, कि आप क्या करें, ऐसा दिखा दें, दिख रहा हूं ऊपर, मैंने पीछे देखा, समझ पा रहे हैं? देखो इसके एच के ठीक पीछे इसका एच है, इसके एच के ठीक पीछे क्या है, उसका एच, उसके ठीक पीछे क्या होगा, इसका एच। तो यहाँ जो इनके बीच का जो कोण नहीं, ये जो कोण बना हुआ है उसको आप क्या बोलते हैं, डाईहेड्रल एंगल। डाईहेड्रल, थोड़ा अंग्रेजी में पढ़ लें आप, क्या दिक्कत है, एंगल। आप ये पूछ सकता है कि कब प्राप्त होता है, जब इनके बीच का कितना होता है, कोण कितना हो, 0 अंश, कितना हो, हाँ। अब इसी को मैं कितना घुमा दूं, देखो क्लियर दिख रहा है कि नहीं उसमें, हाँ बगल नहीं, अच्छा रुको फिर से बनाओ ना, एक लिखा हम बनवा फिर से, इसको लिखे आप, क्योंकि मेरे पास जितना बेहतर समझेंगे उतना बढ़िया रहेगा ना। आप इसको लिखे तब, ये भाई आज का पढ़ोगे रे कहा है, अच्छा देखा ध्यान से देखा, क्लियर, लेकिन समझ पावा था ना, दिक्कत ना हो जाए बस ही जानना। अच्छा देखो मैं बना रहा हूं क्या, शुरू से बना रहा, इसको मिटा दो ना, दिखा रहा हूं, ये रट ले आप लोग, एक तो नोट पॉइंट लिख लें आप कि एल्केनों के, एल्केन्स के अनंत, अनंत इनफाइनाइट ना संरूपण समावयवी, संरूपण समावयवी संभव है, संरूपण समावयवी संभव है। अच्छा देखो मैं पहले न्यूमैन बना ले रहा हूं, न्यूमैन में क्या होता है, दो कार्बन मानते हैं, पहले वाले को बिंदु से दिखाते हैं, दूसरे वाले को गोला से, ऐसा, ठीक है। उसके बाद सौहार्स बनवाऊंगा, ठीक है, न्यूमैन के बेस से ही बनता है सौहार्स। तो देखो पहले मैं बना रहा हूं क्या, C2H6, ऐसा लिखे आप लोग, CH3, इसको आगे चल के ऐसे बनाया आप, C3H, फिर यहां भी 3H, ठीक है, यही एथेन है आपका, ये आपका क्या है, एथेन में संरूपण समावयवता, क्या दिखाएंगे आप, संरूपण समावयवता। देखो पहला कार्बन मानता हूं, एक को क्या मानता हूं, दूसरा कार्बन, एक को छोटा, और क्या बनाएंगे आप, न्यूमैन, क्या बनाएंगे आप, न्यूमैन प्रोजेक्शन, न्यूमैन प्रोजेक्शन, न्यूमैन प्रोजेक्शन क्या बनाएंगे पता है, तो इनको दे दो, न्यूमैन प्रोजेक्शन में क्या होगा, एक छोटा बिंदु बनाएंगे आप, ध्यान दे, अच्छा देखें, एक छोटा गोला बना दिया ना, इसके पास 3H लगा दिया आपने, लगा दिया 3H, इसके पास 3H ना लगा दिया आपने, कार्बन है। उसके बाद एक बड़ा वाला गोला बना लिया, इसके पास भी 3H लगाने, लेकिन ये जान लो इसका H इससे H के क्या है, ठीक पीछे है,
तो आप दिखा तो सकते नहीं यहाँ पे, हाँ, तो उसको दिखाएं डॉटेड लाइन से। क्या दिखाएंगे आप? डॉट लाइंस। इस डॉट लाइन का मतलब ये होता है पीछे, कि जहां से देख रहा है ऑब्जर्वर, जो दर्शक है, उसके कहाँ है वो, हाँ। मैंने एक बार बनवाया था आपको यार, एक बार बताया थोड़ा बहुत आपको। अच्छा देखो, इसको क्या बोलते हैं, इस कोण को क्या बोलते हैं? डाईहेड्रल एंगल। ये कितना है? 0 अंश। इसका नाम क्या है मैं बता दूंगा, डाईहेड्रल एंगल। डाईहेड्रल कोण कह दो हिंदी में, क्या दिक्कत थोड़ा सा। इसके बाद अगर इसको 60 अंश घुमा दें आप, 60 डिग्री घुमा दो, अब कोण 60 अंश हो जाएगा, ठीक है। तो 60 अंश घुमाने पर ये जो है मैक्सिमम डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, जितना डिस्टेंस हो सकता है दोनों परमाणुओं से उतनी डिस्टेंस पे रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा देखो, इसको ऐसे बनाया आप, ये एच लगा लिया आपने, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे आप, ऐसे तीनों एज को बीच में ला दो, कितने बीच में, मैक्सिमम डिस्टेंस मेंटेन करा दें आप, जितनी दूरी पर हो सके आप, ताकि इनके इस जो एच है इसके जो बीच का डिस्टेंस हो। आप एक तरीके से समझे कि 3 एच लगे हुए हैं, अगला जो एच लगेगा, अगला जो एच होगा उस एच के ठीक पीछे ना होकर बीच में रहेगा, ना तो उस एच के पास ना तो अगले एच के पास, ठीक बीच में रहेगा। कि वहां से जो है अगर पास पास रहेगा तो प्रतिकर्षण होता है, क्या होता है, हाँ, दूर पे मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहेगा, ज्यादा मतलब ऐसा नहीं, यहाँ प्रतिकर्षण थोड़ा कम से कम हो जाएगा, और जहां प्रतिकर्षण कम से कम होता है स्थायित्व तो क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। प्रतिकर्षण कम से कम, स्थायित्व तो ज्यादा से ज्यादा, तो इसको क्या बोलेंगे, इक्लिप्स है, हिंदी क्या देखा आपने, ये इक्लिप्स, और ये आपका स्टैगर्ड है, इसका हिंदी नाम संतारित है, संतारित है। उसका क्या है देखो, विषम कुछ ऐसा नाम है देखो, हाँ, स्टैगर्ड। तो आप बोल सकते हैं इक्लिप्स, इक्लिप्स, यहाँ कोण कितना है, 60 अंश है, इक्लिप्स, क्या बोला है, छूट जाए, वह स्टैगर्ड के अतिरिक्त आप लोग ध्यान दिया, इक्लिप्स व स्टैगर्ड के अतिरिक्त प्राप्त होने वाले अन्य संरूपण समावयवी, अन्य संरूपण समावयवी स्क्यू कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, स्क्यू कहलाते हैं। स्क्यू क्या होगा पता है, जैसे 0 डिग्री है 60 डिग्री है, अब इसके बीच में कोई रोटेशन हो जाए 35 20 25 जो भी आ जाए, उसको आप क्या बोलेंगे, स्क्यू। और मैं स्थायित्व बोल दूं, स्थायित्व क्या होता है, सबसे अधिक स्थायी क्या होता है, स्टैगर्ड होता है, इसकी बीच के रहता है। इसकी क्या रहेगा, जैसे मान लो कुछ, जैसे 20 डिग्री घुमाया तो कुछ दूरी पर होगा, कुछ दूरी पर होगा, जब एच से दूरी बढ़ेगी तो स्थायित्व भी क्या होगा, बढ़ेगा। नहीं समझे आप, ये 60 डिग्री मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस पे है, तब स्थायित्व ज्यादा मान रहे हैं, 0 डिग्री पे कम, सबसे कम स्थायी। लेकिन अगर आप 10 डिग्री घुमाओ 20 डिग्री घुमाओ तो कुछ तो डिस्टेंस बढ़ेगा, तो भाई थोड़ा स्थायित्व ज्यादा हो जाएगी, प्रतिकर्षण कम हो जाएगा। तो स्थायित्व क्या होगा,
सबसे अधिक किसका होगा? स्टैगर्ड का, स्टैगर्ड। इसके बाद क्या होगा? स्क्यू। और सबसे कम किसका होगा? इक्लिप्स। और स्थायित्व में और ऊर्जा में बिल्कुल उल्टा रिलेशन है। ऊर्जा कि जिसकी स्थायित्व ज्यादा है उसकी ऊर्जा कम होगी, या जिसकी ऊर्जा कम होती है स्थायित्व क्या होता है? ज्यादा। ऊर्जा सबसे अधिक किसका रहेगा? इक्लिप्स। और स्क्यू तो बीच में रहेगा। समझ पा रहे हैं आप लोग ना भाई? और सबसे कम किसका होगा? स्टैगर्ड। क्लियर हो इतना? बस इतना ही पढ़ना। इसके बाद आप आ जाएंगे किसमें? विन्यासी समावयवता में, जिसमें मैं पढ़ाऊंगा ज्यामिति के बारे में। थोड़ा मैं इसका हिंदी देखता हूँ। लिखिए आप लोग, लिखिए। इन सबका हिंदी नाम भी लिखा गया है, ठीक है। इसके बाद आप लिखेंगे विन्यासी समावयवता। विन्यासी समावयवता। कॉन्फ़िगरेशनल अगला है आपका विन्यासी। चलो हो गया। विन्यासी समावयवता। कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म या मेरिज्म कहें। अच्छा देखो ध्यान से, बातें ना आपके बीच में। जो विन्यासी समावयवता है, ध्यान दीजिए आप लोग। विन्यासी समावयवता, विन्यासी समावयवता में क्या पढ़ेंगे आप पढ़ेंगे सबसे पहला हेडिंग उसकी बात करता हूं, ज्यामितीय समावयवता। सबसे पहला क्या पढ़ेंगे आप? ज्यामिति। बहुत इंपॉर्टेंट है ज्यामितीय समावयवता। दो टाइप को पढ़ेंगे आप, एक प्रकाशिक समावयवता, क्या पढ़ेंगे? ज्यामितीय समावयवता। ज्यामितीय समावयवता, आप इसको भी समझ लें। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इसको आप जीआई बोल सकते हैं। जीआई। अच्छा सबसे पहले ये समझ लें, आप ऐसा कहो कि ये जानते कब दिखता है? जब कहीं पाया जाए रेस्ट्रिक्टेड हिंदी देखो क्या दिया है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम। इस प्रकार का समावयवता, इस प्रकार का समावयवता रेस्ट्रिक्टेड, इसीलिए नहीं लिखा रहा हूं ना, वो बड़ा अजीब दिया है। रेस्ट्रिक्टेड, जहां बंधा वो, ध्यान दिया पे, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम में पाया जाता है, पाया जाता है। अब आपसे कोई कहे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम क्या है, ये समझो ध्यान से आप, जितना समझे उतना बेहतर है। इस प्रकार का समावयवता रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम में पाया जाता है। अब रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम क्या है? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम, रोटेशन
सिस्टम। ध्यान दिया, जब देखो जैसे जब कहीं डबल बॉन्ड आ जाए कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाए, और क्या आ जाए, और नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाए, जहां कहीं भी डबल बॉन्ड आ जाए या ट्रिपल बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड आ जाए या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, उसको क्या बोलते हैं, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम। लेकिन ध्यान दिया, लेकिन ये मैं बता रहा हूं इसमें जो है, ये सुनो ध्यान से यार, आप लोग सुनो यहाँ पे, उसको बाद में देखिएगा। देखो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम का मतलब जब कभी भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आए तो वहां क्या बोलेंगे, ये एक ऐसा सिस्टम है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम। और रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम में जो घूर्णन होता है वो स्वतंत्रता पूर्वक नहीं होता है, स्वतंत्रता पूर्वक होता ही, मतलब वो घूमता ही नहीं, समझे आप लोग। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा तो घूमेगा नहीं, लेकिन इस प्रकार का समावयवता केवल डबल बॉन्ड वाला दिखाता है। मतलब रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम में भी ट्रिपल बॉन्ड वाला नहीं दिखाता है। कौन दिखाता है, डबल बॉन्ड वाला। और क्यों नहीं दिखाता ट्रिपल बॉन्ड वाला, मैं उसकी बहुत बात करूंगा, उसकी बात भी करूंगा कि ट्रिपल बॉन्ड वाला क्यों नहीं दिखाता, डबल बॉन्ड वाला ही क्यों दिखाता है। ठीक है, तो लिखो, चलो लिखो, दिखाई तो मत यार। अच्छा देखिए ध्यान से, ये इसको ध्यान दे, इसको बस ये ध्यान दो। अब बस आपको नॉर्मली यहाँ से यही रखना है कि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम क्या होता है, कि जब कभी डबल बॉन्ड वगैरह आ जाए, और साइक्लोएल्केन को भी क्या कहा जाता है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम का मतलब जब कभी बॉन्ड घूम ही नहीं करे, कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड ना घूमे, तो सामान्य केस में जो डबल बॉन्ड होता है वो नहीं घूमता है। अगर घुमाएंगे आप तो बॉन्ड टूट जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं घूमता है। लेकिन आप यहाँ ट्रिपल बॉन्ड को देखो, ट्रिपल बॉन्ड एक प्रकार का ये है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम है, लेकिन वो इस प्रकार के समावयवता को दिखाता नहीं है, इसलिए मैं उसकी जिक्र यहाँ पे नहीं किया, उसका बात मैंने नहीं किया। ठीक है, तो डबल बॉन्ड वगैरह जहां भी रहेंगे तो वो ये इस प्रकार के समावयवता को दिखाते हैं सामान्य। अब यहाँ क्या लिखा है, जब कभी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम, जैसे कि एल्कीन मान लो, डबल बॉन्ड जहां होता है ना, एल्कीन में उपस्थित परमाणु या परमाणु समूहों का विन्यास, परमाणु या परमाणु समूहों का विन्यास, विन्यास का मतलब बदल जाए, परमाणु या परमाणु समूहों का विन्यास मतलब वही होता है, व्यवस्था बदल जाए, ऐसा बन विन्यास। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड द्विबंध है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, इसको बोलते हैं सीमित घूर्णन, ऐसा लिखो। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन को क्या बोल सकते हैं आप, सीमित घूर्णन। अब देखो हम तो मानते हैं घूम ही नहीं करता है, लेकिन यहाँ पे ध्यान दिया, आप ऐसा मानो कि डबल बॉन्ड घूम ही नहीं करता, लेकिन जब आपको पढ़ना हो आसानी के लिए, मतलब यहाँ इसको पढ़ने में आसानी के लिए आप ऐसा माने थोड़ा सा घूमेगा, ऐसा मान के मैं बताऊंगा आपको कि हल्का सा घुमा दीजिए ऐसा होगा, लेकिन घूमता नहीं है, ये जानते रहिए। ध्यान दें, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के कारण, सीमित घूर्णन के कारण परमाणु या परमाणु समूहों की व्यवस्था बदल जाती है, तो उन्हें आपस में क्या कहा जाता है, जो व्यवस्था बदली है, जैसे मान लो कोई समूह था, कभी ऊपर कभी नीचे लगा था, अब घूम गई तो कोई ऊपर वाला नीचे चला गया, नीचे वाला कहाँ चला है, ऊपर, तो उन्हें आपस में क्या कहा जाएगा, उन्हें आपस में कहा जाएगा ज्यामितीय समावयवी। और इस घटना को